सच होंगे आपके सारे सपने, सच होंगे आपके सारे सपने जब आप अपने कर्म के प्रति जागरूक रहेंगे। तो आप अपने काम के प्रति जागरूक रहें, आपके सारे सपने पूरे होंगे, अवश्य होंगे, कंफर्म होंगे। पहला सवाल है, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हीमोडायलिसिस। मतलब हीमोडायलिसिस को हम कृत्रिम वृक्क भी कहते हैं। जब वृक्क क्षतिग्रस्त हो जाता है या फिर काम करना बंद कर देता है तो हम कृत्रिम वृक्क मतलब हीमोडायलिसिस नामक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं और हम अपने शरीर के अंदर के रक्त का शुद्धिकरण करते हैं। ठीक है, तो आपने समझा इस सवाल को। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हीमोडायलिसिस। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक संवहक बंडल का ऊतक नहीं है? तो आपको पता है कि संवहन बंडल में दो ही ऊतक होता है, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। तो ना तो जाइलम है ना तो फ्लोएम है। ये तो बाई ऑप्शन सवाल है, ऑप्शन देख के टिक कीजिएगा। जाइलम और फ्लोएम को छोड़ दीजिएगा, बाकी जो होगा उसको टिक कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि नहीं पूछ रहा है। अगला सवाल है, यूग्लिना में पदार्थों के परिवहन हेतु निम्नांकित में कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी होती है? तो विसरण जो होगा इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्योंकि यूग्लिना एक जीव है, सूक्ष्म जीव है और इसके शरीर में पदार्थों का जो परिवहन होता है ना वह विसरण द्वारा होता है। क्योंकि जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं उनके शरीर में मात्र एक कोशिका होती है, तो सारा काम उन अकेली कोशिका से ही होता है। इसलिए यह सवाल यूग्लिना को लेकर पूछे या अमीबा को, जीवाणु को लेकर पूछे तो आप विसरण पर ही टिक कीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल है, मानव के 100 ml खून में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होगी? तो 30 mg जो होगा इसका सही उत्तर होगा। इसी पर आप टिक कीजिएगा। अगला सवाल है, मनुष्य में वृक्क यानी किडनी एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो याद रखिएगा, हमारे शरीर में जो किडनी है दो है और ये किडनी ना उत्सर्जन तंत्र का भाग है। याद रखिएगा, उत्सर्जन तंत्र का भाग किडनी है। ठीक है, वृक्क है। अगला सवाल है, वृक्क मतलब किडनी के संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन जो होगा इसका सही उत्तर होगा। याद रखिएगा कि वृक्क की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई जो है ना नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन को हम वृक्क नलिकाएं भी कह सकते हैं। जिस तरह हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है, उसी तरह हमारे किडनी की सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन है, जिसे हम वृक्क नलिकाएं भी कह सकते हैं। और यह जो है ना वृक्क की रचनात्मक इकाई है और क्रियात्मक इकाई है, क्योंकि रचना भी नेफ्रॉन से हुआ है और सारा काम भी नेफ्रॉन से ही होता है। इसलिए वृक्क की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कौन है? तो नेफ्रॉन जो होगा इसका सही उत्तर होगा। आप इसी पर टिक कीजिएगा। अगला सवाल है, जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कहलाता है? तो उत्सर्जन। हमारे शरीर से बेकार पदार्थों का बाहर निकलने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। और उस पदार्थ को बोलते हैं उत्सर्जी या अपशिष्ट पदार्थ, और जिस तंत्र द्वारा निकलती है उसको हम बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। इसके बारे में आपको पता होगा पहले से ही। अगला सवाल है, मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में वृक्क नलिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो लगभग 1 मिलियन मतलब 10 लाख। कितना होता है जी? 10 लाख। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है? तो बाई ऑप्शन सवाल है। वृक्क जो है ना, वृक्क भी तो उत्सर्जन अंग का ही भाग है। अगला सवाल है, सामान्यतः ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। याद रखिएगा, सामान्यतः ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में निम्नलिखित में कौन उपस्थित नहीं होता है? तो एल्बुरिन जो होगा इसका सही उत्तर होगा। एल्बुरिन जो होगा इसका सही उत्तर होगा।
अगला सवाल है पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं किस में? तो छाल में। छाल में ही तो कोर कोशिका होती है। सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने पादप कोशिका मतलब कोर कोशिका को ही तो देखा था। ये जो होती है मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखती है। अगला सवाल है मानव में डायलिसिस थैली है तो नेफ्रॉन जो होगा इसका सही उत्तर होगा, इसी पर आप टिक कीजिएगा। अगला सवाल है बोमेन संपुट एवं ग्लोमेरुलस को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? तो मैलपिगियन कोष कहते हैं। क्या कहते हैं जी? मैलपिगियन कोष कहते हैं। अगला सवाल है यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यकृत से। यकृत को हम लीवर भी कहते हैं और लीवर जो है ना हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन 1.5 kg होता है। 1.5 kg होता है। और पता है अधिक शराब का सेवन करने से लीवर खराब हो जाता है। और याद रखना है यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करती है? कहाँ से? तो यकृत से लीवर से। ठीक है। अगला सवाल है कृत्रिम वृक्क किस अपशिष्ट उत्पाद की रुधिर से अपोहन द्वारा अलग करता है? तो नाइट्रोजन जो होगा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? तो बाय ऑप्शन सवाल अग्नाशय जो होगा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो याद रखिएगा जिस तरह खून का रंग हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, ठीक उसी तरह मूत्र का रंग यूरोक्रोम के द्वारा पीला होता है। यदि आपके मूत्र में यूरोक्रोम की मात्रा अधिक होगी तो आपका पीला पीला मूत्र होगा। ठीक है। और अधिक यूरोक्रोम की मात्रा होने से ना खतरा है, आपको जॉन्डिस नामक बीमारी हो सकती है जिसको हम पीलिया या हेपेटाइटिस भी कहते हैं। ठीक है। अगला सवाल है पादप हार्मोन का उदाहरण होगा तो ऑक्सिन जो हो गया, ऑक्सिन हो जाएगा, एथिलीन हो जाएगा, साइटोकाइनिन हो जाएगा। ये भी सवाल तो भाई ऑप्शन ही है, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? तो ऑक्सिन जो होगा यही इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है तो जड़ की वृद्धि। आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए यह एक पेड़ हो गया, यह एक पेड़ हो गया। पेड़ का ना जो पेड़ को हम दो भागों में बांटे हैं, एक को बोलते हैं रूट, इसको बोलते हैं रूट, और ऊपर वाले भाग को बोलते हैं शूट। तो याद रखिएगा शूट माने धर होता है। पौधा के धर में ना प्रकाश की ओर गति होती है तो इसको हम बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन। और पौधा के जड़ में गुरुत्वाकर्षण जमीन के नीचे की ओर गति होती है, इसलिए इसको बोलते हैं गुरुत्वानुवर्तन। तो याद रखिएगा कि प्रकाशानुवर्तन कहाँ होता है? तो पौधा के धर में, और गुरुत्वानुवर्तन कहाँ होता है? तो पौधा के जड़ में। ठीक है। तो सवाल है गुरुत्वानुवर्तन कहाँ होता है? तो जड़ में वृद्धि ही गुरुत्वानुवर्तन कहलाती है। आप इसको टिक कीजिएगा। अगला प्रश्न है न्यूरॉन के किस भाग में संवेदना का विद्युत आवेश में परिवर्तन हो जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा साइटोन। क्या होगा जी? साइटोन जो होगा इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है एड्रीनल मेडुला द्वारा स्रावित एपिनेफ्रिन हार्मोन का दूसरा नाम क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा एड्रीनालिन जो होगा इसका सही उत्तर होगा। आप इसी पर टिक कीजिएगा। अगला सवाल है जैविक क्रियाओं के बीच समुचित समायोजन हेतु तंत्रों का एक साथ कार्य करना कहलाता है। तो समन्वय जो होगा इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ होती है? तो अग्नाशय ग्रंथि में। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ होती है? तो अग्नाशय ग्रंथि में। ये सवाल भी कई बार पूछा गया है, ठीक कीजिएगा। अगला सवाल है मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है तो मेडुला में। और लास्ट क्वेश्चन है किन्नर हार्मोन कौन है? तो टेस्टोस्टेरोन। ये भी भाई ऑप्शन सवाल है। इस तरह यह वीडियो भी आपका खत्म हो गया। आपको पता नहीं है तो आपको पता होना चाहिए
कि हमारे YouTube चैनल पर हिंदी, संस्कृत, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक शास्त्र, इतिहास और ये बायोलॉजी कुल मिलाकर ये सभी ख़त्म हो गया है। तो यदि आप चाहते हैं सबको देखना तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए और सारे वीडियो को लाइन से देखिए। आपका मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में काफ़ी सुंदर नंबर आएगा, अवश्य आएगा। लगभग 90% मार्क्स आएगा। ये मार्क्स कम नहीं होता है, आपका 90% मार्क्स आएगा, कंफर्म आएगा। आप सारे वीडियो को देखिए। बस आशा करता हूँ आपको सारे वीडियो अच्छे लगेंगे और ये वीडियो भी अच्छा लगा कि नहीं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए हमको, ताकि हम मोटिवेट होंगे। या जो भी राय देना हो आप अपना राय भी दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।